हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 10 के इतिहास का, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पीवाई क्यूज भी है और ये विद आंसर है। ठीक है, पीवाई क्यूज का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी ये जो भी क्वेश्चन है ना इस पीडीएफ के अंदर, वो सारे के सारे पीछे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं और इसलिए इनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे सकता हूँ आपके चैप्टर, आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन देखना, बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि एग्जाम में दिक्कत ये नहीं होती कि बच्चे चैप्टर करके नहीं जाते। दिक्कत ये होती है कि एग्जाम में चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ये भी बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। और विद आंसर भी है, आंसर भी लिखे हुए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि नहर बस्ती, जिसको हम कैनाल कॉलोनी कहते हैं, वो क्या होती है और इसे क्यों बनाया गया था। मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने नहर वगैरह बनाई थी, तो वो जो नई नई नहरें बनाई थी अंग्रेजों ने, और उसका पानी जहाँ पर जाता था, ठीक है, उस एरिया को हम नहर कॉलोनी या जिसको केलान कॉलोनी कहते थे। बेसिकली ये पश्चिमी पंजाब के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, और अलग अलग पंजाब के जो एरिया थे वहां से लोग पश्चिमी पंजाब के अंदर आने लगे। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य पता है क्या था? बेसिकली ये जो पश्चिमी पंजाब का एरिया है वो थोड़ा सा अर्ध रेगिस्तान वाला इलाका होता था, तो यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाना और यहाँ पर गेहूं और बाकी जो कॉटन वगैरह होता है, कपास वगैरह होता है, उसकी खेती करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के लिए ये बनाया गया था। ठीक है जी, आंसर दिखा दूं? ये रहा जी आंसर, रीड कर लेना। वही बात लिखी हुई है, नई नई नहरों से सिंचित जो इलाके थे, कॉलोनी थी, उसको नहर कॉलोनी कहा जाता है। पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में ये पेश किया गया था। अर्ध रेगिस्तान का इलाका था, बंजर भूमि थी, उसको उपजाऊ कृषि में बदलने के लिए किया गया था, ताकि यहाँ पर गेहूं और कपास उगाया जा सके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन लॉ को खत्म करने के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ बताइए कॉन लॉ होता है क्या। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो बात क्या थी कि ब्रिटिश के अंदर है ना जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, हमारे ब्रिटेन के अंदर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो ना अब फूड जो लोगों को खाना चाहिए था, तो फूड है ना पहले क्या किया जा रहा था, दूसरे देश से मंगाने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, बट ब्रिटेन के जो किसान थे ना, बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सरकार को बोला कि है ना आप एक कानून बना दो जिसका नाम होगा कॉर्न लॉ। ठीक है, उस कानून के तहत बाहर से कुछ भी नहीं आ पाएगा। अब इससे क्या फायदा हो रहा था? इससे बाहर से जब कुछ नहीं आएगा तो जो ब्रिटेन के किसान हैं वो अपनी चीजें जो हैं वो महंगे दामों पर बेच पाएंगे, है ना। तो ये फायदा हो रहा था, यानी कॉर्न लॉ से फायदा हो रहा था बड़े बड़े किसानों का। ठीक है, बट सरकार ने फिर कॉर्न लॉ को हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बाहर से चीजें आने दो, क्योंकि हमें बहुत चीजें जो है महंगी मिल रही है। ठीक है, और साथ ही में जो किसान वो जो फूड भी है ना पूरा नहीं पड़ पाता, तो इसलिए बाहर के देश से जब फूड वगैरह आएगा, ठीक है, तो लोगों की डिमांड वगैरह पूरी हो पाएगी, इसलिए कॉर्न लॉ को हटा दिया गया। ठीक है, चलो, तो उसके क्या परिणाम निकले? बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह गई, है ना। ये सारा पढ़ते हैं, आ जाते हैं जी आंसर पे। तो यही बात लिखी हुई है कि 18वीं सदी में जनसंख्या है ना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसके लिए भोजन वगैरह चाहिए था। ठीक है, तय ये किया गया था कि बाहर से मंगाया जाएगा, बट जो हमारे भूस्वामी थे बड़े बड़े, उन्होंने मना कर दिया कि बाहर से आयात नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए भूस्वामियों की सहायता करने के लिए सरकार ने कॉर्न लॉ बना दिया। ठीक है, पर जब कॉर्न लॉ को हटाया, बट कॉर्न लॉ को फिर बाद में जब जो गरीब लोग हैं उन्होंने बोला कि कॉर्न लॉ को हटा दो, है ना, क्योंकि हमें बहुत दिक्कतें हो रही है, तो कॉर्न लॉ को हटा दिया गया और बाहर से भी खाने की चीज़ें जो है वो हमारे कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर आने लगी। अब इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान सबसे ज़्यादा पहले तो ये हुआ कि बाहर से जो भी चीज़ें आ रही थी ना वो थोड़ी सस्ती होती थी। ठीक है, जिसका जो है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, तो उन्होंने क्या किया, अपना फार्म बंद कर दिया। ठीक है, और उनकी चीज़ें कोई खरीदता नहीं था, बाहर की चीज़ें खरीदते थे, वो सस्ती होती थी, तो उन्होंने अपने खेती वगैरह बंद कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े भूस्वामी के खेत बंद हो गए, लोग बेरोजगार हुए। जो लोग हैं गांव से उजड़ कर अब वह तो यहाँ तो शहर में चले गए थे या दूसरे देश में चले गए थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था यार कि अब हमारे पास गांव के अंदर कुछ है नहीं, खेती वेती हो नहीं रही, क्योंकि कौन लो हटा दिया है। पहले तो हमारी फसल खरीद लेते थे लोग, है ना, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं हो रहा था, बाहर से कुछ आ नहीं रहा था। पर जब कॉर्न लॉ को हटाया गया तो लोग समझ गए, बड़े बड़े भूस्वामी ने तो अपने खेती बंद कर दिया, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो नहीं रहा था। इसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहर में चले गए, और बहुत सारे लोगों ने तो दूसरे देश में ही जाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, G7। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाएगा। G77 क्या है? G7 मैंने बोल दिया, G77 है ना, पहले तो मैं बता देता हूँ कि नियो, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने वाले जो विकासशील देश है ना उनका गठबंधन है। यानी इसमें टोटल 77 देश आते हैं। ठीक है, और ये 77 देश कौन है? जो बेसिकली विकासशील देश हैं, और ये ना नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या चाहते हैं?
ये चाहते हैं कि जो इन देशों के अनेक राष्ट्रीय संसाधन है, कच्चे माल है, निर्मित वस्तु और अनेक बाजारों पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगा। बेसिकली G77 क्यों बनाया गया है? क्योंकि बात क्या हुई थी, जब हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश जो थे ना वो आज़ाद हुए थे। अफ्रीका के, एशिया के भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, जिसमें से भारत भी एक है। ठीक है, बट आज़ादी के बाद भी भारत तो नहीं, बट भारत के अलावा जो और सारे देश थे, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हो गए, उन पे ना फिर भी कंट्रोल जो था वो अंग्रेजों का ही था। तो उनके कंट्रोल को खत्म करने के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो बनाया गया, ताकि जो गरीबी है, जो बेसिकली औपनिवेशिक काल में जो जब गुलाम थे वो, तो उसमें जो गरीबी है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, और जो संसाधनों की कमी हो रही है, क्योंकि संसाधन जो है वो अंग्रेज लेकर जा रहे हैं आज़ादी के बाद भी, तो संसाधनों का कंट्रोल जो है अफ्रीका के लोगों और एशिया के लोगों को ही मिल पाए, इसी के लिए ये G77 बनाया गया है। ठीक है जी, ओके। अब ये लिखा हुआ है, इनकी 4 डिमांड है। क्या डिमांड थी? पहले तो गरीबी दूर करने के लिए जो नव स्वतंत्र देश है, तो उनके जो भी पहला पॉइंट यही है, यहाँ वाला पहला पॉइंट है कि युद्ध के बाद है ना, जो पुनर्गठन के लिए वित्त पोषण के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IMF, इन दोनों ने मिलकर है ना औद्योगिक देशों की मदद की, यानी जो विकासशील देश है उनकी मदद की, और उनकी गरीबी खत्म करने के लिए मतलब जो औद्योगिक देश है, बेसिकली ये बता रखा है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने मदद है ना सिर्फ अमीर देशों की करी, औद्योगिक देशों की करी, और गरीब देशों के लिए कुछ नहीं करा। तो गरीब देशों ने G77 बना लिया, और उनकी कुछ मांगे थी। पहली मांगे तो ये थी उनकी कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उनमें उनको एक मार्गदर्शन दिया जाए। ठीक है, उनका भी प्रभुत्व हो और उनकी भी बातचीत करी जाए, वहां पर उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शक्ति ने अभी भी नव स्वतंत्र राष्ट्रों को महत्वपूर्ण संसाधन पर नियंत्रण है। तो G77 ये भी बोलता था कि देखो हम आज़ाद तो हो गए, बट अभी भी हमारे संसाधनों पे कंट्रोल अंग्रेजों का ही है, तो उसको खत्म किया जाए, ये बात बोली। और नेक्स्ट है कि नव जो स्वतंत्र देश है ने महसूस किया कि उन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विकास से उतना लाभ नहीं हो रहा जितना कि मिलना चाहिए। मतलब इन्होंने औपनिवेशिक जो देश है, G77 वाले देश है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी हमें है ना IMF और वर्ल्ड बैंक से इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोन मांगते हैं वो देते नहीं है। अमेरिका वगैरह जैसी पावरफुल कंट्री को दे देते, हमको नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने G77 बनाया, ताकि उनकी ये मांगे जो है वो पूरी हो सके। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मतलब G77 है ना बहुत सारे देशों का, विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है, और बेसिकली इनकी कुछ डिमांडें हैं जिनको पूरा करवाने के लिए उन्होंने G77 बनाया, और सारे के सारे जो विकासशील देश है वो साथ आए हैं। ठीक है जी, इसमें ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के देश है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आर्थिक महामंदी के मुख्य कारण क्या थे, और 1929 की महामंदी ने भारत के किसानों और मध्य वर्ग को कैसे प्रभावित किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ना, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि आर्थिक मंदी के दौरान जो, चलो पहले इस पे आ जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। बेसिकली ये बता रखा है कि आर्थिक मंदी जब हुई थी ना, तो अमेरिका ने ना बहुत सारे देशों को लोन दे रखा था, वो लोन उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अमेरिका में भी आर्थिक मंदी थी। तो जब अमेरिका ने अपने लोन वापस ले लिया, तो बाकी देशों की और ज्यादा हालत खराब हो गई। तो कैसे हालत खराब हुई उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। पहला मंदी का कारण था कृषि अति उत्पादन। इसका मतलब क्या है कि कृषि का उत्पादन जो है था ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। कृषि का उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से सुना। सबसे पहले कृषि का ना बहुत ज्यादा उत्पादन कर लिया लोगों ने। अब जब कृषि का बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, तो आपको पता ही है जब किसी चीजों का बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, चीजें बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कीमतें गिर जाती है ना। कोई चीज जब ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है, तो प्राइस गिर गई, जिसकी वजह से जो कृषि की आय गिरावट हो गई। जो किसान है, किसान 100 रुपए में किसान ने अपने मतलब खेत में 100 रुपए लगाकर कुछ फसल उगाई, पर उसको अब उस फसल के लिए 80 रुपए मिल रहे हैं सिर्फ। मतलब 100 रुपए तो उसने लगाए हैं, उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए था, बट अब उसकी फसल 80 रुपए में बिक रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आ गई। अमेरिका जो है, बेसिकली अमेरिका ऋण पर निर्भर देशों को अब एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। अब बहुत सारे देश, ये अमेरिका के साथ हुआ था, और बहुत सारे देश जो है ना जिन्होंने अमेरिका से लोन नहीं रखा था, अमेरिका ने कहा जी मेरा लोन वापस कर दो जल्दी, मेरे देश में दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से बाकी देशों को लोन देना पड़ा। जो अमेरिका से ले रखा था उनसे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, बहुत सारे बैंक तो दिवालिया हो गए। अमेरिका ने अलग अलग देशों के बैंकों को लोन दिया था कि अपने देश में बैंक लोन वगैरह दो लोगों को, और उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सही करो, उनको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, जॉब क्रिएट करो। बट जब अमेरिका में खुद में दिक्कत आ गई, अमेरिका के किसान की आय गिरावट हो गई, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो गई, तो अमेरिका ने लोन वापस मंगवा लिया, जिसकी वजह से जो बाकी देश के बैंक थे वो तो ध्वस्त हो गए। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या दिक्कतें आई, चलो भारत के अंदर देखते हैं। तो भारत के अंदर भी जी कृषि की कीमतें जो है वो घटी थी। ठीक है, बहुत घट गई थी 1930 के दशक में तो। और कृषि की जो वस्तुएं थी उनकी मांग में भी कमी आई थी। किसानों को फसल बेचना
फसल भी बेचनी थी और उनके लिए लगान चुकाना मुश्किल हो गया था। अंग्रेज लगान वगैरह लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे, और वो जो हमारे इंडियन है वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, ये प्रॉब्लम आई। किसानों पे भारी कर्ज हो गया था और उनकी जमीन जो थी वो जो गिरवी रखी हुई थी, ठीक है, वो भी उनको बेचनी पड़ गई थी। जिन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी थी और अपनी बचत का उपयोग किया था वो तो कर्ज में ही डूब गए थे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, उनको लग रहा था जी कि कृषि से फायदा होगा, बट उनको क्या पता था कि महामंदी आ गई तो उनका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उनकी जमीन भी उनके हाथ से छिन गई थी। वह अवसाद हालांकि अच्छा, शहरी क्षेत्रों में इसका कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, मध्य वर्ग को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी आय तो निश्चित थी। अब एक ऑफिस में जाने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है कि जी खेत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, फसल खराब हो रही है, नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो बेसिकली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनको वो वेतन भोगी थे, उनको सैलरी मिलती थी। बिजनेसमैन एक मतलब फैक्ट्री या कोई भी बेसिकली उनका बिजनेस बिजनेस चल रहा था, बिजनेस से उनको पैसा आता था। तो जो मध्यवर्गीय लोग थे, मिडिल क्लास थे, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उनके लिए तो फ़ायदा था। क्योंकि अब जो खाने की चीज़ उनको पहले 100 रुपये में मिलती थी, अब वो 80 रुपये में मिलने लगी, तो उनको तो फ़ायदा हुआ, सामान सस्ते दामों पर मिल रहा था उनको। ठीक है, चलो। तो मतलब ग्रेट डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वो बेसिकली मिडिल क्लास का हुआ, नुकसान जो है वो हमारे किसानों का हुआ। ठीक है जी, चलो। और इसी कारण के मुख्य जो अब हुआ क्या, बहुत बड़े बड़े बैंक जो है वो ध्वस्त हो गए थे, जो हमने देखा। लैटिन अमेरिका में कृषि उत्पादन और कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आ गई थी। ये तो इंडिया में भी हुआ था। बेरोजगारी बहुत चरम पे हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे लोगों की किसान जो है, जब उनकी फसल जो है बहुत कम दामों पर बिकेगी, तो अपने एम्प्लॉय को, जो मान लो बड़े बड़े खेतों पे काम करवा रहे थे, वो निकाल देंगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, देखो, याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन हमने, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है हमारा औद्योगिकरण का युग, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन था, बट वो अलग था। उसमें ये पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के व्यापार की क्या हालत थी। यहाँ पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, तो उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा खराब थी। ब्रिटेन की क्या थी? सबसे पहले तो ब्रिटेन का धन जो है वो 15 से 25% का धन जो था वो युद्ध में ही खर्च हो गया, लड़ाई में दप्पड़ हुई थी जो। ठीक है, पता नहीं अब बच्चों को दप्पड़ दूंगा मतलब समझ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, दिल्ली वालों को तो समझ आ जाएगा, बाकी का कुछ नहीं। मतलब लड़ाई हो गई, लड़ाई के अंदर जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें 15 से लेकर 25% का खर्च हो गया था उनका पैसा। ठीक है, इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारी उधार लिया था और युद्ध के बाद वो कर्ज भी चुकाना पड़ा था ब्रिटेन को, यहाँ पर भी दिक्कत आ गई थी, है ना। तीसरा है कि ब्रिटिश उद्योग निर्यात के लिए माल का उत्पादन नहीं कर पा रहा था। पहले ना ब्रिटेन जो था वो भारत के अंदर बहुत सारी चीजें बेचता था, जिससे उसको फायदा होता था, पर लड़ाई हो रही थी तो उसने वो भी नहीं भेज पाया। ठीक है, तो वहां से भी पैसा नहीं आ पाया। और औद्योगिकरण के बाद सबसे बुरी हालत तो ये हुई कि, सॉरी, औद्योगिकरण कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर में सबसे बुरी हालत तो ब्रिटेन की ये हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ना ब्रिटेन बहुत मतलब पैसा कमा रहा था। कैसे? वो अलग अलग देशों के अंदर अपनी चीज़ें बेचता था। ठीक है, बट अब क्या हो रहा था कि लड़ाई की वजह से अमेरिका, जो ब्रिटेन है, वो दूसरे देशों में अपनी चीज़ें नहीं भेज पा रहा था, जिसकी वजह से जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है या जर्मनी है या जापान है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन जहां जहां बेचता था ना वहां पर अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी, और उन्होंने कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण भी किया। जिसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटेन उनकी मार्केट को दोबारा से कभी कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए ब्रिटेन का नुकसान हुआ। ठीक है जी, समझ आ गया, मतलब ग्राहक चले गए ब्रिटेन के। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिंडर पेस्ट क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जब यूरोप के लोग जो थे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में आपको बता दूं, अफ्रीका में बहुत महंगी बातचीत थी। वहां पर क्या था कि बहुत सारे संसाधन वगैरह थे वहां पर, जो है वो आप कह सकते हो कि खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा थे, है ना। तो अब यूरोप वाले लोग है ना आए थे अफ्रीका के अंदर खनिज वगैरह निकालने के लिए। अब उन्होंने वो खदान वगैरह लगा दी। अब खदान में उनको चाहिए थे लोग काम करने के लिए, बट एक दिक्कत आ गई, अफ्रीका में कोई काम करने के लिए रेडी नहीं। अब आप बोलोगे सर काम करने के लिए क्यों रेडी नहीं? उनको पैसे नहीं चाहिए थे? नहीं चाहिए थे उनको पैसे। अफ्रीका में वहाँ के लोगों के पास इतने सारे पशु थे कि वो पशु से ही अपनी ज़िंदगी वगैरह कर लेते थे। अगर उन्हें कभी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो अपने जानवरों की खाल वगैरह बेच देते थे, या वो मीट वगैरह बेच देते थे, उनसे उनको कोई और चीज़ मिल जाती थी। मतलब वो वस्तु विनिमय वगैरह करके अपना काम चला लेते थे, और वो पैसे वगैरह से, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी अफ्रीका के अंदर उस टाइम जो आप पैसे से खरीद सकते थे। तो इसलिए जो अफ्रीका के लोगों ने खदान में काम करना बंद कर दिया, मतलब कभी काम करा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, फिर ये यूरोप वालों ने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ा ना कि डेली डेली हम यूरोप से बंदों को लाएंगे काम करवाएंगे, तो एक तरीका ढूंढते हैं। यूरोप के लोगों ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। यूरोप की सरकार ने जो था टैक्स लगा दिया, और बोला कि टैक्स तो आपको पेमेंट ही करनी पड़ेगी कैश में। बात ऐसी है।
अब उसके बाद थोड़े बहुत जो हैं लोगों को मजबूरन काम करना पड़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे कानून बना दिए, कानून ये बना दिए कि एक बड़ा जो एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के में से जो सबसे बड़ा लड़का उन्हीं को सब सारी प्रॉपर्टी दी जाएगी, बाकी लड़कों को कुछ नहीं दिया जाएगा, तो उनको भी मजबूरन काम करना पड़ा। बट सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम करना ही पड़ा फैक्ट्री माइंस में। पता है क्या वो दिक्कत थी? एक बीमारी जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट एक बीमारी थी जो कि जानवरों को होती थी, ठीक है। अब देखो, अफ्रीका के पूरी लोगों की इकॉनमी जानवरों पे चलती थी, तो हुआ क्या कि यूरोप के जो लोग आए थे उनके जानवरों को एक बीमारी हो रखी थी रेंडर पेस्ट, और वो यूरोप के अफ्रीका के बाकी जानवरों को फैल गई। अफ्रीका में 90% जो जानवर है ना वो वैसे ही मर गए। और आपको मैंने बताया अफ्रीका के लोग जानवरों पे निर्भर रहते थे, अब वो मर गए जानवर, तो उसको फिर उनको मजबूरन जो है वो कुछ खाने के लिए चाहिए चाहिए था। वस्तु विनिमय नहीं कर सकते थे वो, कब के अब वस्तु विनिमय करने के लिए जानवर ही नहीं है उनके पास, तो उनको ज़बरदस्ती आप कह सकते हो काम करना ही पड़ा खदानों के अंदर, ठीक है, रेंडर पेस्ट की वजह से। यस और नो क्लियर हो गया? यहाँ पर रेंडर पेस्ट के बारे में भुगतान और क्या क्या, अच्छा ये है ना रेंडर पेस्ट के बारे में, इसमें मैंने अफ्रीका ज़्यादा नहीं लिखा, बट मैंने आपको बता दिया। ये है ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये रेंडर पेस्ट का ना तो अलग पैराग्राफ और है थोड़ा सा, वो मैं ऐड कर दूंगा, बट समझ आ गया ना, रेंडर पेस्ट बीमारी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक और बीमारी थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जैसे हमने देखा जो हमारी रेंडर पेस्ट थी वो तो अफ्रीका में हुई थी जानवरों को, है ना, जानवर सारे के सारे लोग मर गए थे, बट एक और बीमारी थी जिसका नाम था जी स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स ने कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए दिक्कत क्रिएट कर दी। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। यूरोप के लोग जैसे अफ्रीका गए थे ना, तो यूरोप के ही कुछ लोग जो थे स्पेनिश वगैरह वो गए थे अमेरिका। अमेरिका पहले, इससे पहले कभी कोई नहीं गया था। जब वो स्पेनिश लोग अमेरिका गए थे उन्होंने देखा यार यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना, तो खेत वगैरह हैं ये सारे के सारे। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली अमेरिका पे कब्जा करना शुरू की कोशिश करी। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका के लोग तो लड़ेंगे, आदिवासी लोग थे वो तो फिर तगड़ी तरीके से लड़ते, बट उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको हथियार उठाने नहीं पड़े। किसको? यूरोप वाले लोगों को, अमेरिका के लोगों को डराने के लिए या मारने के लिए हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? यूरोप के लोगों को है ना एक बीमारी हुई थी बहुत टाइम पहले जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है ना बेसिकली दाने नहीं होते, चेचक कहते हैं जिसको हिंदी में, है ना। और वो बीमारी यूरोप के लोगों को हुई थी, बट यूरोप के लोगों के बॉडी में अब इम्यून सिस्टम इनका इतना डेवलप हो गया था कि उनको बीमारी जो है वो असर नहीं कर रही थी। और जब यही लोग, यूरोप के लोग जब अमेरिका में गए, तो अमेरिका के लोगों को तो कभी नहीं हुआ था चिकन पॉक्स, तो उनकी बॉडी इम्यून नहीं थी, जिसकी वजह से जब यहाँ पर पहुंचे जो हमारे स्पेनिश लोग थे, तो बाकी सारे लोगों को क्या हो गया, अमेरिका के लोगों को चिकन पॉक्स हो गया और बहुत सारे लोग मारे गए। और इसी का फायदा उठाकर स्पेनिश ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया, किस पर? अमेरिका पर। अब देखो, आप ऐसी ऐसे किसी बंदे से तो आप बहुत प्यार से लड़ सकते हो, बट आप ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते हो जो आप देख ही नहीं सकते? तो इतने सारे लोग मारे गए अफ्रीका अमेरिका के, तो उन्होंने घुटने टेक दिए। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पेनिश की जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प इस बीमारी ने करी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि स्पेनिश ने हथियारों नहीं, चेचक की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से जो जीत हासिल करी थी। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हासिल करी थी, कि यूरोप के लोग तो जी प्रतिरोधक बन गया था उनकी बॉडी में, बट ये बीमारी जब अमेरिका पहुंची तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रौद्योगिकी से हुए बदलाव किस प्रकार 19वीं शताब्दी को बदलने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी प्रौद्योगिकी ने क्या योगदान दिया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाती है जी क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। तो अब 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आविष्कार वगैरह हुए। क्या क्या आविष्कार हुए? पहले तो वो टेलीग्राफी का, रेलवे का, ठीक है, स्टीमशिप का, रेफ्रिजरेटर का, इन सब का वो हुआ, आविष्कार हुआ, जिनकी वजह से लोगों की लाइफ जो थी वो आसान हो गई। जो तकनीकी प्रगति में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में प्रेरित, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मशीनें वगैरह का है ना उपयोग हो रहा था, मशीनें वगैरह का आविष्कार हो रहा था, तो औद्योगिकरण भी बढ़ा। तो एक तरह से औद्योगिकरण बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं हमारी तकनीक का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद एक कालोनाइजरो कालोनाइजरो के एक नए आविष्कार, ये नाम है कालोनाइजरो के एक नए आविष्कार, नए निवेश शुरू हुए। कालोनाइजरो ने एक सेकेंड, कालोनाइजरो ने नए निवेश शुरू किए जिसने परिवहन में सुधार किया। ये पर्सन का नाम है। तो उन्होंने क्या किए, बेसिकली नए निवेश करना शुरू किए,
जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि परिवहन में भी सुधार हुआ। ठीक है जी, यस सर नो। और क्या हुआ, रेलवे वगैरह मतलब वही बता रखा है, रेलवे वगैरह में हल्के वेगन, तेज गति से चलने वाली रेलवे, ये सारी की सारी 19वीं शताब्दी में आई। तो अभी तक क्या देखा, सबसे पहले तो ये रेलवे वगैरह ने लोगों की लाइफ को आसान कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से औद्योगिकरण तेजी से हुआ, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत तेजी से हुआ। और सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ था। कहाँ लिखा है रेफ्रिजरेटर, चलो मैं बता देता हूँ। रेफ्रिजरेटर यहाँ नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मांस के व्यापार की प्रगति के लिए अच्छे उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय किया जा सकता है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, बट बीमारी वगैरह नीचे है इसका। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो प्रति शीत यानी रेफ्रिजरेटर शिप जो होते थे ना, उनका विकास हुआ। इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था कि जैसे मीट वगैरह है, यूरोप से आप अमेरिका से यूरोप ले जा रहे हो। ठीक है, तो अब जिंदा जानवर को लेकर जाते थे। अब जिंदा जानवर को कोई बीमारी लग सकती थी, कोई इन्फेक्शन फैल सकता था, है ना, और बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, और जाते जाते उनका वेट भी कम हो जाता था। तो इसका उपाय पता कैसे ढूंढा गया, इसका उपाय ऐसे ढूंढा गया कि उनको अब काट के रेफ्रिजरेटर में ऐसे रख दिया गया। उनका वेट भी कम नहीं होगा, बीमारी भी नहीं है, और सारी सुविधाएं वगैरह हैं, सही रहेगा एकदम उनका जो मीट है। तो रेफ्रिजरेटर के आने से भी कहीं ना कहीं ये भी फूड भी जो है, खाद्य चीज़ों को खाने की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फायदा वगैरह हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वैश्वीकरण क्या है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम के भीतर 3 प्रकार के आंदोलन या प्रवाह की व्याख्या की गई है। 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं, कौन से प्रवाह, एक तो होते हैं जी व्यापार का प्रवाह, एक होता है श्रम का प्रवाह, और एक होता है पूंजी का प्रवाह। बड़ा सिंपल है, जब चीजों का एक देश से दूसरी देश का जाना व्यापार का प्रवाह होता है। ठीक है जी, देखो जो 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा, गेहूं आदि का व्यापार सीमित था और एक जगह से वो दूसरी जगह जाती थी, तो ये पहले टाइप का प्रवाह है। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो क्वेश्चन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह कौन कौन सी चीजें जाती थी, ये क्वेश्चन पूछा है, समझ आ गया। तो पहले तो व्यापारिक चीजें जाती थी, कपड़ा और गेहूं जाता था। उसके बाद लोग भी जाने लग गए, है ना, ये दूसरे टाइप हो गया हमारा, दूसरे टाइप का प्रवाह। लोग भी जाने लगे, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और तीसरा है निवेश, पूंजी, पैसा। पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। बहुत सारे, जैसे आपको पता है, यूरोप से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट किया था ना, फैक्ट्री वगैरह, माइन वगैरह खोली थी। तो ये सारा का सारा है। ठीक है जी, चलो। और ये वही बात लिखी हुई है कि देखो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान होता है, पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान होता है, बट जो श्रम होते हैं ना, लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से नहीं जा सकते। आप अगर अमेरिका के अंदर कोई चीज़ भेजना चाहो भेज सकते हो, बट आप खुद नहीं जा सकते, वीज़ा नहीं लगेगा आपका। समझ रहे हो, तो यही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। वो लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है। ठीक है, और ब्रेटन वुड सम्मेलन कहाँ कब आयोजित हुआ था और इसके मुख्य उद्देश्य बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रेटन वुड्स, सबसे पहले तो देख लो ब्रेटन वुड सिस्टम है क्या। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रिक प्रणाली राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक प्रणाली को जोड़ने वाली प्रणाली है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली में निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, देखो, आज $1 82 का है, कल $1 ₹82.50 का हो सकता है। कल यानी एक दिन पहले $1 जो था वो 81.50 का। तो यानी ये बदल रहा है ना, ये हमेशा बदल रहा है ना, विनिमय की दरें बदल रही है ना, यस और नो। बट ब्रेटन वुड सिस्टम में इन विनिमय की दरों को फिक्स कर दिया गया था कि जी एक ये लिखा ना $35, मतलब $35 को $35 पर ऑन्स के हिसाब से मूल्य तय कर दिया गया। मतलब $35 एक ऑन्स का आएगा। एक ऑन्स मतलब बेसिकली एक वेट का एक मेजर होता है। ठीक है, तो $1 में एक $35 में एक ऑन्स आएगा, और ये फिक्स कर दिया गया, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। जब ऐसी चीज़ों को फिक्स कर दिया जाता है, दरों को, विनिमय की दरों को फिक्स कर दिया जाता है, तो उसे ही हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं। और पहले के टाइम में यही हुआ था। हिंदी में, इंग्लिश में बोलूँ तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। आज जो चलता है वो फ्लोटिंग चल रहा है। आज तो देखो डॉलर का प्राइस बढ़ता घटता रहता है, बदलता रहता है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ब्रेटन वुड सिस्टम चलता था और चीज़ों का प्राइस जो था, मतलब चीज़ों का नहीं, करेंसी का प्राइस एकदम फिक्स रहता था। ठीक है, अब ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। न्यू हैम्पशायर में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है हैम्पशायर। ठीक है, उद्देश्य क्या था, यूरोप की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और स्थिरता को बनाए रखने के लिए ब्रेटन वुड्स लाया गया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट।
और रोजगार वगैरह सुनिश्चित करना, पूंजी माल श्रम का प्रवाह जो है बाहरी दुनिया के प्रभावों को नियंत्रण करना काम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम का। ठीक है, और बाकी ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना यूरोप से अमेरिका क्यों भाग गए थे। पहला तो कि धर्म के नाम पे उनको मारा जा रहा था, भुखमरी फैल गई थी, जानलेवा बीमारियां फैल गई थी और धर्म के नाम पे आक्रोश बढ़ रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका भाग रहे थे। कम मजदूरी वाले देशों में उद्योग का स्थानांतरण विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह के प्रति का प्रेरित करता है। इसका मतलब देखो, जैसे आपको ना बहुत सारी जो फैक्ट्री है बड़े बड़े कंपनियों की, जो बहुत सारे हेडक्वार्टर है वो आपको चाइना में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कम मजदूरी वाले लोग हैं। उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन है अपना, बुद्धिस्ट रिलीजन भारत से शुरू हुआ और नेपाल में गया, ओ सॉरी चाइना में गया, कोरिया में गया, जापान में गया, तो ये क्या है कि व्यापार करने के लिए गए थे बट संस्कृति भी फैल गई धीरे धीरे, है ना, यही बात लिखी हुई है। बाकी सिल्क रूट आपको पता है कि एक बहुत पुराना मार्ग है जो बेसिकली चाइना और यूरोप को एक दूसरे से जोड़ता था, और इससे ज्यादातर जो है रेशम रेशम सिल्क का आदान प्रदान हुआ करता था, बेचा और खरीदा जाता था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ यहाँ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या एक बार हमारी वेबसाइट चेक कर लेना। वेबसाइट जो है वो ये वाली है www.mainpointstudy। ठीक है, एंड ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी को। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी भी 2-3 चैप्टर जो हैं भूगोल के, और वैसे तो मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आपको रिवीजन वगैरह भी करवानी है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि रिवाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भरत कुमार खोरवाल वाला जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मैं इस पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैनल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना मैं लाइव वगैरह कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको लाइव वगैरह है, यहाँ पर लाइव वगैरह हो रही है, तो एमसीक्यू वगैरह भी यहीं पर आपको मैं लाइव वगैरह कराऊंगा। ठीक है, दूसरी बात है 4000 कर देना इसको जल्दी से, आई होप ये वीडियो अपलोड करते ही 4000 हो जाए। और बाकी मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, एग्जाम के बाद सबसे पहले आपको इसी चैनल पे कूद पड़ना है। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। आप देखो 4 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे अपलोड करके पैसे कमा सकते हो, फ़ोन से वीडियो अपलोड करके यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पे बता रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? ओके, बाकी जैसे मैंने बोला वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे, क्लास 10 पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, और ये नोट्स एकदम फ्री है, बट आप अगर सपोर्ट करना चाहो, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट की कॉस्ट होती है, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो ये एक दे रखा है, पेटीएम का ऑप्शन दे रखा है, आप इसे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और बच्चे ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है, बट आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तो मेरे लिए वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज करना थोड़ा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बट एक टाइम ऐसा आएगा, शायद आपके जूनियर के साथ ऐसा आए कि जब वो मेरी वेबसाइट पे आए तो उनको पे करना पड़े। वैसे तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मतलब आप अगर मेरी वेबसाइट पे कभी आपको कोई पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप समझ जाना कि यार बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी, तभी मैंने पेमेंट का ऑप्शन डाला है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए आप सपोर्ट ज़रूर करना। ठीक है, आप सपोर्ट करते हो ना तो लगता है कि हाँ यार कोई बच्चा खड़ा है मेरे पीछे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो सपोर्ट कितना छोटा है, कितना मैटर है, कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर करना अगर आप कर सकते हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स है ना दे रखे हैं वेबसाइट पे, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। यस सर नो, वो सपोर्ट सिर्फ अलग से दिखाना चाहो तो कर सकते हो। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट यही है कि आप अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब, और जो बच्चे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग चैनल जो दे रखे हैं उनको सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स लाओगे सारी मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।